सेल्स को इन्फेक्ट करो। इस तरीके से बैक्टीरिया जो है वो ह्यूमन की तरह ही आपस में एक दूसरे से बात करके, उसके पास भले ही सोशल मीडिया ना हो, उसके पास वो लोग 50 साल होने से पहले ही ज़्यादातर लोग मर जाते हैं। भारत में बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो कि अभी विलुप्त होने जा रही हैं। ह्यूमन बॉडी है, उसमें 3 ट्रिलियन सेल्स हैं। मेरा नाम है रंजित दास। मैं मैंगलोर से हूँ, मैंगलोर कर्नाटका। तो मैं एक पॉपुलेशन जेनेटिक्स से हूँ। मैं इंसानों में डिफरेंट जो पॉपुलेशन होता है उनमें क्या डिफरेंसेस होता है और वो डिफरेंस कैसे उन लोगों के जो डिफरेंस डिजीज़ होता है या डिफरेंट बिहेवियर होता है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है वो दिखता हूँ मैं। तो अभी मैं एक छोटा छोटा ट्राइबल पॉपुलेशंस होता है जो वेस्टर्न घाट्स एरिया में है, उनके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो वैसा एक ट्राइब पॉपुलेशन था कोरगा बोल के। तो उस ट्राइब में एक प्रॉब्लम है, वो लोग 50 साल होने से पहले ही ज़्यादातर लोग मर जाते हैं। तो वो लोग हमारे पास आए थे ये जानने के लिए कि कैसा कोई जेनेटिक बेसिस है कि वी कैन फाइंड आउट कि क्यों वो लोग 50 साल होने से पहले मर जाते हैं। तो हम लोग उसका जीनोम टेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ऐसा कोई जीन या ऐसा कोई वेरिएशन मिले कि पता चले कि वो लोग पहले क्यों मर जाते हैं। इसके लिए हम लोग उनका पास्ट देख रहे हैं, एंसेस्ट्रल पास्ट, लाइक 1000 ईयर्स और 1000 ईयर्स कहाँ से वो लोग आए हैं, क्या उनका एवोल्यूशनरी हिस्ट्री वो देख रहे हैं। ऑल्सो वो देख रहे हैं कि कोई ऐसा जीन या मार्कर मिल सके कि हमें कुछ मार्कर्स मिले भी हैं जो एनीमिया के साथ रिलेशन है। एनीमिया आपको पता होगा जब ब्लड में खून कम हो जाता है, वो उनमें से बहुत कॉमन है। तो ऐसे बहुत सारे ट्राइब्स हैं हमारे इंडिया में जिनको अभी लाइट की ज़रूरत है। उनको जो लोग पॉपुलेशन साइज़ कम हो रहा है वो लोग बहुत ही फिक्स्ड होते हैं, अपने आप में ही शादियाँ होती हैं ना, हम लोग को पता नहीं होता है। तो हम लोग उसको देख रहे हैं। ऑल्सो मेरे लैब में कोविड-19 पर काम होता है। कोविड-19 जैसे डिफरेंट इंसान को डिफरेंट तरीके से इफ़ेक्ट करता है। कुछ लोगों के लिए बहुत सीवियर होता है, कुछ लोगों के लिए माइनर बहुत कम होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्यों किसके लिए वो बहुत सीवियर है, किसके लिए माइल्ड है, वो हम लोग देख रहे हैं। ऐसा कोई जेनेटिक बेसिस है कि नहीं, वो सब भी हम लोग देख रहे हैं। हाँ, तो वही है रीज़न है। मैं जब टॉक देता हूँ, मैं जब सेमिनार में, तब मैं कोशिश करता हूँ कि टॉक को जितना सिंप्लीफाई किया जाए उतना कर सके। अल्टीमेट हम लोग चाहते हैं कि इन लोगों की तरफ पहुँचे, आम आदमी की वो समझे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ज़्यादा साइंटिफिक बात करेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। उसको सिंपलीफाई वे में अगर पहुँचा सकते हैं तो उनका भी बेनिफिट होगा, हमारा भी बेनिफिट होगा। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश ठाकुर है। मैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि पर्यावरण मंत्रालय का एक विभाग है, उसमें सीनियर साइंटिस्ट हूँ। मैं वहाँ पर जो मैमल सेक्शन है उसका ऑफिसर इंचार्ज हूँ और हम वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक फैसिलिटीज़ भी रन करते हैं, तो मैं वहाँ पे कोऑर्डिनेटर हुई हूँ। यहाँ पर मेरे आने का जो विचार था कि हम किस तरह से डीएनए टूल्स और टेक्नोलॉजी को वाइल्ड लाइफ क्राइम और ट्रेड को रोकने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो उसके ऊपर मेरा एक प्रस्तुति दिया यहाँ पे। तो हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो कि अभी विलुप्त होने जा रही हैं या वो विलुप्त होने की एकदम से कगार पे हैं। तो उन सारी स्पीशीज़ का जंगल में लोग शिकार करते हैं, उनको मारते हैं। हमारा जो विभाग है वो जो वाइल्ड लाइफ क्राइम को रोकने के लिए जो कार्यरत है, तो इस तरह का जब भी जो हमारा बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो कि वाइल्ड लाइफ सीजर्स करती हैं, वो सीजर हमारे पास आते हैं। हम उसको मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, डीएनए के बेसिस पे उनकी सत्यापित करते हैं कि वो जंगली जानवर का है या नहीं है। और ये सभी जानवर जो है वो हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें अलग अलग शेड्यूल में है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि हम डीएनए टूल से उसको असाइन कर सकें, स्पीशीज़ आईडी कर सकें और उनका सोर्स असाइन कर सकें। और इसी के लिए कई बार मेरे को कोर्ट में भी जाना होता है हमारे विटनेस के लिए, तो वहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। तो हमारा जो काम है वो एकदम से एक्शन ओरिएंटेड है। तो हम अपनी जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से हम कोर्ट में एक कन्विक्शन में मदद करते हैं। आई एम डॉक्टर मानवेंद्र सिंह, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर एट मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट इन गोटिंगन, जर्मनी। जैसे जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें 3 ट्रिलियन सेल्स हैं। अभी रिसेंटली ही सिंगल सेल लेवल पे इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हुई है। वो जो मेडिसिन की आप बात कर रहे हैं उसका साइड इफ़ेक्ट्स इसलिए है क्योंकि जब वो मेडिसिन डिस्कवर हुई थी तब हमारे सिंगल सेल में क्या चल रहा है वो हम लोग को पता नहीं था।
अब हम लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है, तो अब जो एडवांस्ड मेडिसिन आएंगी उनमें कम साइड इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि हमारी बेसिक नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी जिस पे वो मेडिसिन डेवलप होगा। तो हमेशा बेसिक साइंस पहले आता है, मेडिसिन बाद में आता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बेसिक साइंस अंडर प्रोसेस है और आप ऑलरेडी मेडिसिन मार्केट में लाएं, तो ऑफ कोर्स साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। इस तरह के सेमिनार्स बहुत फ्रिक्वेंटली होने चाहिए, कम से कम 2-3 बार हर साल में होना चाहिए, क्योंकि हर 3 महीने या 4 महीने के अंतराल पे हम लोग के पास नए रिज़ल्ट्स आते हैं, और वो नए रिज़ल्ट्स जब तक हम दूसरी कम्युनिटी और दूसरे फील्ड के साइंटिस्ट से डिस्कस करें तो हमारा रिसर्च फास्ट हो सकता है, मेडिसिन जल्दी आ सकती है। तो सेमिनार का सिर्फ ये पॉइंट नहीं होता है कि आइडिया जो है वो एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन में जाए, उसका एक कम्युनिकेशन होता है। पिछले कोविड में वर्चुअल हुआ बहुत कुछ, लेकिन उतना प्रोडक्टिव मुझे नहीं लगता है कि हुआ था। बट दीज काइंड्स ऑफ सेमिनार्स शुड हैपन एज फ्रिक्वेंटली एज इट कैन, एंड आई थिंक वी ऑल शुड सपोर्ट साइंस। आज के सेशन में सबसे पहले जो है डॉक्टर लालजी सिंह मेमोरियल लेक्चर हुआ, जिसमें CDFD हैदराबाद के साइंटिस्ट शुभादीप चटर्जी ने बताया कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी आदमी की तरह आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जैसे कि हम लोग बातचीत करके किसी मैसेज को फैलाते हैं, तो बैक्टीरिया का काम है ह्यूमन को इन्फेक्ट करना। तो इन्फेक्शन के लिए वो क्या करता है कि अपनी जो है संतति को आगे बढ़ाएगा और उसको मैसेज देगा कि और संतति पैदा करो और उसके बाद सेल्स को इन्फेक्ट करो। इस तरीके से बैक्टीरिया जो है वो ह्यूमन की तरह ही आपस में एक दूसरे से बात करके, उसके पास भले ही सोशल मीडिया ना हो, उसके पास भले ही ट्विटर ना हो, लेकिन वो अपने तरीके से जो एक दूसरे से बात करके ह्यूमन को इन्फेक्ट करने का कोशिश करता है। उसके बाद दूसरा लेक्चर जो है वो एस्टोनियन जीनोम सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर माइट मेट्सपालू का हुआ। उन्होंने एक बड़ा स्पेशल केस दिखाया जहाँ की लगभग 20% एस्टोनियन का सैंपल उनके बायो बैंक में है, जिसका जीनोम उनको पता है, और उसमें कई ऐसे केसेस उन्होंने जहाँ वो दिखाए कि एक दवा हर एक व्यक्ति के लिए नहीं काम कर सकती। हर एक व्यक्ति के लिए, हर ग्रुप के हिसाब से एक स्पेसिफिक दवा बननी चाहिए जो उनके लिए बेहतर तरीके से काम करेगी, क्योंकि दवाओं का साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होता है। तो जो काम तो करती हैं, ज़्यादातर लोगों में दवाएं काम कर जाती हैं, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स जो है, उनका मेटाबॉलिमिक्स जो है वो एग्जैक्टली उनके लिए नहीं काम करता है। तो इसलिए उनका जो ये जोड़ था कि दवाओं आदमियों के ग्रुप के हिसाब से बननी चाहिए। तो उसके बाद फिर अगले टॉक्स जो थे अजनाला के बारे में, जो है जो अजनाला के जो एक्सकेवेटर थे, अजनाला के जो रिसर्चर थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, उन्होंने 2-4 और नई नई बातें बताई। जैसे कि जो अजनाला में मारे गए लोग थे, जो सैनिक थे 1857 के मारे गए थे, उनकी पहचान सबसे पहले जब उन्होंने की थी तो उनके पास मेडल्स मिले थे, और सब 1857 के पहले के थे। दूसरी चीज़, वो लोग पान तंबाकू ये चबाते थे, जो कि बड़ा कॉमन है गंगा प्लेन के लोगों के अंदर। तो ये 2-3 चीज़ें, जो 2-3 इंडिपेंडेंट मार्कर थे, उसके अलावा जो जेनेटिक एनालिसिस हम लोगों ने उसका किया था, ये सारी चीज़ें बताती कि वो लोग गंगा घाटी के सैनिक थे, जिनको अंग्रेज़ों ने बड़ी बर्बरतापूर्वक मार करके कुएं में फेंक दिया। उसके बाद फोरेंसिक एनालिसिस में डॉक्टर शिवानी दीक्षित ने बताया कि हमारे लिए जो फोरेंसिक मार्कर्स हैं वो अभी भी इंडिया के लिए बहुत स्पेसिफिक नहीं है, हमें इंडिया के लिए और फोरेंसिक मार्कर्स डेवलप करने की आवश्यकता है। Linguistic evolution, and Professor George Waldring, our Dr. Sachin Tiwari and Dr. Ramanathan were agreed to lead this session, and I could not go to that session, but I heard that many people attended that and that also went successful. So thank you so much to them for making a subset of this conference that was also like a major conference. Like confirm whether their skin color and everything is from abroad, really abroad, not from India. Ganga